हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को, और लेक्चर नंबर 72 और पीरियोडिक टेबल का थर्ड लेक्चर है। लास्ट में मैंने आपको पूरी पीरियोडिक टेबल का सीन दिखाया कि क्या है, कौन एलिमेंट कहाँ रखा गया, कैसे आईपीसी नेम वगैरह सब किया हुआ है। वो वहां तक की चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। उसके बाद क्लासिफिकेशन आता है, उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले मेंडेलीव क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। इसने पहला क्लासिफिकेशन इसने डिफाइन किया टिपिकल एलिमेंट। दूसरा ब्रिज एलिमेंट, और तीसरा इसने बोला डायगोनल रिलेशनशिप। तीन तरह का क्लासिफिकेशन इसने बोला। टिपिकल एलिमेंट किसको बोला? ये किसी को टिपिकल एलिमेंट बोल रहा था। थर्ड पीरियड, थर्ड पीरियड एलिमेंट एक्सेप्ट इनर्ट गैस। इनर्ट गैस को छोड़ के थर्ड पीरियड के एलिमेंट को टिपिकल एलिमेंट बोला। मतलब सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, इसको छोड़ के बाकी सभी ये क्या है? टिपिकल एलिमेंट कंसीडर किए जाते हैं। ब्रिज एलिमेंट किसको बोला? द थर्ड पीरियड टिपिकल एलिमेंट एलिमेंट known as ब्रिज एलिमेंट। जो थर्ड पीरियड के टिपिकल एलिमेंट है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ब्रिज एलिमेंट बोलते हैं। हैव बिकॉज these have mixed properties of two group। देखिए डेफिनेशन, क्योंकि ये एलिमेंट दो ग्रुपों की प्रॉपर्टी, मिक्स प्रॉपर्टी शो करते हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम और मैग्नीशियम। तो सोडियम फर्स्ट ए की प्रॉपर्टी भी शो करता है और फर्स्ट बी की भी शो करता है। फर्स्ट ए में जैसे नीचे पोटेशियम आया, रुबीडियम आया, और फर्स्ट बी की प्रॉपर्टी भी इनके बीच में प्रेजेंट होता है। ये मेंडेलीव में इनको बीच में रखा था, ब्रिज पोजीशन। मतलब इसके फर्स्ट +1 शो करते हैं ये वाले एलिमेंट। इस रहेगा कॉपर, Ag, Au, ये भी +1 शो करते हैं, और सोडियम भी +1 शो करता है। इसलिए ब्रिज एलिमेंट बोला कि इन दोनों ग्रुपों की ये प्रॉपर्टी शो करता है, फर्स्ट ए और फर्स्ट बी की। ऐसे यहां लू, मैग्नीशियम अपने ग्रुप की तो शो करेगा ही करेगा, सेकंड ए और सेकंड बी की भी शो करेगा। देखो जिंक, कैडमियम, ये +2 शो करता है, ये भी +2 शो करते हैं। इसलिए टिपिकल एलिमेंट को ही हमने क्या बोला? ब्रिज एलिमेंट बोला। फिर अगला इसने एक और क्लासिफिकेशन किया, डायगोनल रिलेशनशिप। सेकंड पीरियड एलिमेंट, सेकंड पीरियड एलिमेंट लिथियम, बेरिलियम, सेकंड पीरियड एलिमेंट लिथियम, बेरिलियम एंड थर्ड पीरियड एलिमेंट मैग्नीशियम।
lithium, beryllium, boron and boron have similar property with third period element magnesium, aluminium and silicon respectively. सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन, ये सेकेंड पीरियड के हैं। इसमें मैग्नीशियम, कार्बन, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। लिथियम मैग्नीशियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है, मतलब लिथियम और मैग्नीशियम की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम होती है। ये सेकेंड पीरियड है और ये थर्ड पीरियड है। बेरिलियम और एल्यूमिनियम, बोरॉन और सिलिकॉन, ये वाले ही, इसके आगे नहीं करते। जैसे बोरॉन भी कोवेलेंट सॉलिड बनाता है, सिलिकॉन भी कोवेलेंट सॉलिड बनाता है। बेरिलियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर का होता है, एल्यूमिनियम का भी एम्फोटेरिक नेचर का होता है। बेरिलियम का हैलाइड डाइमर बनाने की टेंडेंसी रखता है, एल्यूमिनियम का भी डाइमर बनाने की टेंडेंसी रखता है। लिथियम सॉल्ट हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, मैग्नीशियम भी हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। ये डिटेल से जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं ये एस ब्लॉक में आएंगे, इसलिए वहां इनकी बात करेंगे। लिथियम मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ और बोरॉन सिलिकॉन के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है। सेकंड पीरियड एलिमेंट लिथियम, बेरिलियम एंड बोरॉन हैव सिमिलर प्रॉपर्टी विद थर्ड पीरियड एलिमेंट मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन रेस्पेक्टिवली। लिथियम मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ और बोरॉन सिलिकॉन के साथ सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। हैव सिमिलर प्रॉपर्टी, हैव known as diagonal relationship, known as diagonal relationship because these are present at diagonal to each other। समझना, इसको डायगोनल रिलेशनशिप क्यों बोला, क्योंकि ये एक दूसरे के डायगोनल पे प्रेजेंट है, इसलिए तो बोला डायगोनल रिलेशनशिप। और हैव सिमिलर प्रॉपर्टी, हैव सिमिलर प्रॉपर्टी बिकॉज हैव सेम आयनिक पोटेंशियल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हैव सिमिलर, इनकी प्रॉपर्टी सेम क्यों होती है, क्योंकि इनका आयनिक पोटेंशियल का जो वैल्यू है ना वो ऑलमोस्ट सेम होता है। आयनिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता हूं थाई से, और थाई बराबर होता है चार्ज अपॉन साइज, मतलब चार्ज और साइज का रेशियो। जैसे लिथियम आयनिक पोटेंशियल Li प्लस और आयनिक पोटेंशियल Li प्लस का और आयनिक पोटेंशियल Mg+2 का ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम होता है, इसलिए सेम इनकी प्रॉपर्टी होती है। तो रीजन पूछिए कि क्यों ये सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो उसका रीजन है बिकॉज इनका चार्ज अपॉन साइज का रेशियो सेम आता है, बिकॉज इनका आयनिक पोटेंशियल का वैल्यू सेम आता है, इसलिए ये प्रॉपर्टी सेम रखते हैं। हाँ, डायगोनल रिलेशनशिप क्यों कहा, क्योंकि ये एक दूसरे के डायगोनल पे है, इसलिए इनको डायगोनल रिलेशनशिप हमने कहा है। क्लियर? देखो, जैसे Li प्लस की जो रेडियाई है, Mg+2 की रेडियाई है, Al+3 की रेडियाई है, याद करना है भैया, साफ साफ लिख रहा हूं, याद करना है, कोई ट्रिक नहीं है। ये इनकी रेडियाई याद होनी चाहिए, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। Li प्लस की रेडियाई होती है 0.76 एंगस्ट्रॉम, इसकी होती है 0.72 एंगस्ट्रॉम, इसकी होती है 0.53 एंगस्ट्रॉम। ये रेडियाई ऑर्डर आगे काम में आएगा मेरा, याद करना है, जहां लिख दिया ना याद करना है तो याद करना ही है उसको। बात यह है ना कि Li प्लस बड़ा है Mg+2 और Al+3 से, बट इनका चार्ज, ये तो केवल साइज है, रेडियाई का ऑर्डर है। मैंने बोला चार्ज अपॉन साइज का जब रेशियो निकलेगा तो ऑलमोस्ट सेम आएगा, इसलिए ये डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। ये है डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट। ये तो है मेंडेलीव क्लासिफिकेशन, मिटाऊं।
इसके बाद आता है बोर क्लासिफिकेशन। बोर ने क्या क्या क्लासिफिकेशन किया? तो सबसे पहले रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, मेन ग्रुप एलिमेंट, या फिर मैं बोल दूं इनको मेन ग्रुप एलिमेंट, या फिर बोल दूं कॉमन एलिमेंट। ऑल एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट एक्सेप्ट इनर्ट गैस। इनर्ट गैस को छोड़ के बाकी जितने एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट है उनको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, मेन ग्रुप एलिमेंट या कॉमन एलिमेंट। आपको मॉड्यूल जरूर पढ़ना भैया। थ्योरी जो मैंने बोला प्राउड्स, लेवोइजियर, डोबेनियर का ट्राइड्स लॉ, वो सब मॉड्यूल्स में आपको मिलेगा। ई मॉड्यूल आपको दिया हुआ है, वहां से ये थ्योरी का पार्ट जरूर पढ़े, क्योंकि यहाँ 6 दिन में मैं थ्योरी भी लिखवाऊं, कंसेप्ट भी एक्सप्लेन करूं नहीं। कंसेप्चुअल चीज जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एफिनिटी, आयनेशन एनर्जी, वहां मैं ज्यादा फोकस करने वाला हूं, इसलिए यहां मुझे थोड़ा फास्ट चलना पड़ रहा है। वहां से आप थ्योरी पढ़े, फिर कोई प्रॉब्लम आए तो आपको प्रॉब्लम काउंटर नंबर दिए हुए हैं, लाइव सीएलसी लाइव जो आपको दिया प्रोसेस दिया हुआ है, वहां पे आप प्रॉब्लम भेजें, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये मैंने बोला रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, मेन ग्रुप एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट को बोलते हैं ऑल एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट एक्सेप्ट इनर्ट गैस। इनर्ट गैस को छोड़ के सभी को हम बोलते हैं। उसके अलावा ब्लॉक क्लासिफिकेशन, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक। अब ये ब्लॉक वाइज आपके हम डिस्कस करेंगे। डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS122। पी ब्लॉक का है NS2NP126। डी ब्लॉक का है N-1D1 to 10NS2 और इसका है N-2F1 to 14 N-1D0 to 1 और NS2, ये पढ़ा होगा। उसके बाद ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं? सबने पढ़ा होगा। जिंक, कैडमियम, Hg एंड Cn एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम, Hg एंड Cn all D block element known as transition element। inner transition element, inner transition एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट, ये क्लासिफिकेशन है। ब्लॉक वाइज स्टडी करेंगे तब हम इनकी बात करेंगे कि किसको क्या बोला हुआ है, डी ब्लॉक का मतलब क्या है, एफ ब्लॉक का मतलब क्या है, ये सब हम बात करेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है आइडेंटिफिकेशन ग्रुप एंड पीरियड। ग्रुप और पीरियड को हम कैसे आइडेंटिफाई करें? अगर पीरियोडिक टेबल याद है तो डायरेक्ट रख सकते हो, अगर नहीं भी याद है तो उसके लिए हम कंसेप्ट देखेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग होगी आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप एंड पीरियड। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेंडेलीव और बोर्स क्लासिफिकेशन। मेंडेलीव ने क्या क्या क्लासिफिकेशन दिया, डायगोनल रिलेशनशिप क्या है, टिपिकल एलिमेंट किसको बोलते हैं, ब्रिज एलिमेंट किसको बोलते हैं, बोर ने क्या बोला, रिप्रेजेंटेटिव, कॉमन, मेन ग्रुप एलिमेंट किनको बोलते हैं, एस ब्लॉक में कौन से कंसिडर किए जाते हैं, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में कौन से कंसिडर किए जाते हैं, उनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन, और बाकायदा आपके एनसीईआरटी में ब्लॉक वाइज चैप्टर्स दिए हुए हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको शेड्यूल दिया हुआ है। आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे है पीरियोडिसिटी, और उसमें सबसे पहले देखेंगे
पीरियोडिसिटी में सबसे पहले हम देखेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। समझना भैया इसको, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। रिप्रेजेंट करते हैं जेड इफेक्टिव से। जेड इफेक्टिव से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। समझे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है क्या, कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसका इफेक्ट क्या क्या आएगा, कैसे ये वेरिएशन आएगा, पीरियोडिसिटी मतलब पीरियड में कैसे बढ़ेगा, टॉप टू बॉटम कांस्टेंट रहेगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, किस पे डिपेंड करेगा वो देखो। मैं ये बोल रहा हूं कि कोई भी एटम है और यहां उसका न्यूक्लियस है, कोई भी एटम है और यहां उसका न्यूक्लियस है और यहां ये इलेक्ट्रॉन सेल, ये लो, और यहां इलेक्ट्रॉन है, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन, यहां इलेक्ट्रॉन है और यहां इलेक्ट्रॉन है। ये लो, ऐसे दिखा दिया मैंने। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, तो देखो जो इलेक्ट्रॉन है, किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन है वो जितने इलेक्ट्रॉन है वो सब न्यूक्लियस से क्या रहते हैं, अट्रैक्ट रहते हैं। न्यूक्लियस उनको क्या करता है, अट्रैक्शन फोर्स लगाता है। मतलब मैं इस इलेक्ट्रॉन की बात करूं, आउटर मोस्ट सेल वाले इलेक्ट्रॉन की बात करूं, हो सकता है इसके बाहर भी इलेक्ट्रॉन हो, इनफाइनाइट नंबर में सेल होते हैं, तो ये सेल मैंने बनाया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन फोर्स दिखा रहा है। मतलब ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये जो फोर्स आया ना, ये इसको मैंने बोला अट्रैक्शन फोर्स। और ये जो अट्रैक्शन फोर्स है ये डिपेंड करेगा जेड पे, एटॉमिक नंबर पे। जितने ज्यादा न्यूक्लियस होंगे, जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे, अट्रैक्शन उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहां पे अट्रैक्शन फोर्स को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया जेड से। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन। साथ के साथ ये इलेक्ट्रॉन, अच्छा 2 फोर्स काम कर रहे हैं यहां। एक तो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है वो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। दूसरा, इस इलेक्ट्रॉन को इसके खुद के सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन और इनर सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, खुद के सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन और इनर सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, यहां पे एक फोर्स और लग रहा है, उसको बोलूंगा रिपल्सन। और इस रिपल्सन को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। मतलब यहां पे 2 प्रकार का फोर्स काम कर रहा है, सीधी सी बात ये है। अब वो 2 प्रकार का फोर्स है कौन कौन सा, वो आपके समझ में आ रहा होगा कि 2 प्रकार का फोर्स हो गया। एक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे कि पहले एक तो इसको अट्रैक्ट कर रहा है, दूसरा इसको क्या कर रहा है, रिपल कर रहा है। तो 2 फोर्स काम कर गए ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि एनी इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम, किसी भी एटम का कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, उस इलेक्ट्रॉन पे 2 प्रकार के फोर्स काम करेंगे। एक तो न्यूक्लियस के प्रोटॉन उसको अट्रैक्ट करेंगे, साथ के साथ एक उसके खुद के सेल के इलेक्ट्रॉन और इनर सेल के इलेक्ट्रॉन उसको क्या करेंगे, रिपल करेंगे। तो यहां पे ये इनर सेल वाला हो गया और ये खुद के सेल का इलेक्ट्रॉन हो गया, इसको रिपल कर रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन पे नेट अट्रैक्शन कितना लगा, 2 फोर्स हो गए। न्यूक्लियस खींचेगा, इनर सेल वाला इलेक्ट्रॉन और खुद के सेल वाला इलेक्ट्रॉन इसको रिपल करेगा। तो एक खींच रहा है, दूसरा रिपल कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, रिपल कर रहा है, दोनों का रिजल्टेंट अट्रैक्शन कितना आएगा, उसी को बोलते हैं जेड इफेक्टिव। इन दोनों को मिला के मतलब जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब भाई अट्रैक्शन, डेफिनेटली अट्रैक्शन ज्यादा है,
डेफिनेटली अट्रैक्शन ज्यादा है, तभी तो इलेक्ट्रॉन होल्ड हुआ है यहां पे, बट कितना ज्यादा है केवल इस पे डिपेंड नहीं करेगा ना। हम अट्रैक्शन में से रिपल्सन को हटा देंगे, अट्रैक्शन में से रिपल्सन को घटा देंगे, कम कर देंगे, तो जो बचेगा वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। तो यहां पे जेड इफेक्टिव जेड माइनस सिग्मा, जेड इफेक्टिव जो आएगा वो आएगा जेड माइनस सिग्मा। सिग्मा क्या है? किसी भी एटम में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन है वो खुद के सेल के इलेक्ट्रॉन से और इनर सेल के इलेक्ट्रॉन से रिपल होता है, वो है सिग्मा। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर तो हमें हर एक एलिमेंट के पता है, एटॉमिक नंबर तो हमें हर एक एलिमेंट के पता है, बट सिग्मा कैसे कैलकुलेट करें? क्वेश्चन ये आता है, हाउ टू कैलकुलेट सिग्मा। हम सिग्मा को कैसे कैलकुलेट करें? क्योंकि यदि सिग्मा की वैल्यू हमें मिल जाए तो हम हर एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन है, हर एक इलेक्ट्रॉन का हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं, आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट हो या कहीं भी हो। तो यहां रिपल्सन किन के बीच में हो रहा है? खुद के सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन और इनर सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में हो रहा है। अब बात आती है हाउ टू कैलकुलेट सिग्मा। सिग्मा को हम बोलते हैं स्लेटर कांस्टेंट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्लेटर कांस्टेंट। स्लेटर ने इसके लिए कुछ वैल्यूज दी हुई है, उनके अकॉर्डिंग हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, या शिल्डिंग कांस्टेंट भी हम इसको बोलते हैं। शिल्डिंग कांस्टेंट मतलब अट्रैक्शन होने से ये इलेक्ट्रॉन इसको कितना शिल्ड कर रहे हैं, उसी के नाम के अकॉर्डिंग शिल्डिंग कांस्टेंट आएगा। तो हमें एटॉमिक नंबर का तो पता है, अब अगर हमें सिग्मा कैलकुलेट करने का पता लग जाए तो हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? तो मैंने डाला हाउ टू कैलकुलेट सिग्मा। सिग्मा को कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कितने से रिपल हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए ये समझ में आ गया, इस फॉर्मूले से हमें कैलकुलेट करना है। और अब मैं बात बता रहा हूं हाउ टू कैलकुलेट सिग्मा। मिटाओ। तो हमारा टॉपिक है जेड इफेक्टिव, और इसको कैलकुलेट करने का मतलब मैंने बोला जेड इफेक्टिव जेड माइनस सिग्मा। और बात आती है हाउ टू कैलकुलेट सिग्मा। सिग्मा को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसके लिए क्या करना है? सबसे पहला है व्हेन इलेक्ट्रॉन, भाई इलेक्ट्रॉन कहां किस में प्रेजेंट है, एनएस में प्रेजेंट है या एनपी में प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में अलग अलग आएगा। अच्छा एक चीज और, सिग्मा किसके लिए कैलकुलेट होगा? देखो इधर एक चीज और बोलता हूं, फॉर मोनो इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। सिग्मा विल बी 0। क्या बात सही है क्या? मोनो इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए क्या सिग्मा 0 होगा क्या? डेफिनेटली 0 होगा। क्यों? सिग्मा का मतलब क्या है? इनर सेल के इलेक्ट्रॉन या खुद के सेल के इलेक्ट्रॉन उसको रिपल करे। और मोनो इलेक्ट्रॉन एक ही इलेक्ट्रॉन है, अकेला राजा है, उसको कौन रिपल करेगा भैया? तो मैंने बोला फॉर मोनो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज सिग्मा विल बी 0, लाइक जैसे H+H हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसको कौन रिपल करेगा? Li+ लिथियम,
HE प्लस Li प्लस 2 Na प्लस 10 Be प्लस 3। ये जो है ये सब मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, मतलब इनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए बोलूंगा मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज सिग्मा 0, सबके पास सिग्मा 0 होगा, तो मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए सिग्मा नहीं होता है। व्हेन इलेक्ट्रॉन present in NS and NP, या फिर सिग्मा फॉर NS NP इलेक्ट्रॉन, पहली कंडीशन है सिग्मा फॉर NS NP इलेक्ट्रॉन। यदि NS या NP में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, तो स्लेटर ने कुछ वैल्यूज दी है, वो वैल्यूज आपको ध्यान रखनी होगी, और वो वैल्यूज क्या क्या दी है उनके बारे में बात करता हूं। NS NP इलेक्ट्रॉन रिपल या कंट्रीब्यूट (0.35), NS NP इलेक्ट्रॉन है वो कंट्रीब्यूट करेगा 0.35, N माइनस ये A ये B, N-1 इलेक्ट्रॉन है तो वो कंट्रीब्यूट करेगा 0.85, और फिर N-2 N-3 N-4 सो ऑन चलता जाएगा, कंट्रीब्यूट करेगा 1। सिग्मा में NS-NP इलेक्ट्रॉन कितना कंट्रीब्यूट करेगा 0.35, ईच इलेक्ट्रॉन के लिए बात हो रही है। N-1 इलेक्ट्रॉन कितना कंट्रीब्यूट करेगा 0.85, और जितने भी फिर लेफ्ट हैंड साइड वाले बच गए वो कंट्रीब्यूट करेंगे कितना 1 कंट्रीब्यूट करेंगे। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे वो देखना है हमें, इसको अप्लाई हम कैसे करेंगे, किसके लिए बोला, सिग्मा फॉर NS-NP इलेक्ट्रॉन। तो देखो कैलकुलेट सिग्मा फॉर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के लिए हमें सिग्मा कैलकुलेट करना है, जेड इफेक्टिव भी आ जाएगा, सिग्मा आ जाएगा तो जेड इफेक्टिव अपने आप आ जाएगा। जैसे नाइट्रोजन है तो 1s2 2s2 और 2p3, इसके लिए सिग्मा कैलकुलेट करना है। तो देखो आप इधर ये वाला तो हो गया n और ये वाला हो गया n-1, तो मैंने बोला NS-NP इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट 0.35। अब NS-NP में N में S और P वाले हैं, N में कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल 5 में से एक पे हमें कैलकुलेट करना है, तो 5 में से एक इलेक्ट्रॉन पे कंट्रीब्यूट करना है, तो 5 में से एक को कितने रिपल कर रहे हैं 4 रिपल कर रहे हैं, टोटल 5 है, उसमें रिपल्सन किसी एक पे एक इलेक्ट्रॉन पे निकालना है, तो उस एक इलेक्ट्रॉन को कितने रिपल कर रहे हैं 4 रिपल कर रहे हैं। तो NS-NP इलेक्ट्रॉन कितने से रिपल करता है 0.35 से, तो यहां सिग्मा कैलकुलेट करूंगा तो 4 इंटू 0.35 प्लस ये इसके लिए आ गया, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 में से कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है वो मैंने बोला हर एक इलेक्ट्रॉन 0.35 से कंट्रीब्यूट करता है, और 5 में से एक इलेक्ट्रॉन जिस पे आप रिपल्सन कैलकुलेट कर रहे हो तो 4 इलेक्ट्रॉन उसको रिपल करेंगे, एक कितने से करेगा 0.35 से 4 कितने से करेंगे 4 इंटू 0.35, ये हो गया N-1, N-1 में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 कितने से करेंगे प्लस 2 इंटू 0.85। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो यहां पे आएगा आपके पास 3.1, ये सिग्मा आ गया। अब इसका जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना है तो 7 माइनस 3.1 मतलब 3.90, किसके लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो, NS-NP इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला आपको यूज में लेना है। दूसरा लेता हूं मैं, मान लो ऑक्सीजन लिया तो वही 1s2 2s2 2p4, तो ये वाला तो हो गया N-1, ये हो गया N, और 6 इलेक्ट्रॉन है तो 5 पे 5 रिपल करेंगे, टोटल 6 है, 6 में से रिपल कितने करेंगे 5 करेंगे किसी एक को, तो 5 0.35 प्लस 2 इंटू 0.85, यहां कैलकुलेट करोगे
तो आपके पास आएगा 3.45, ये सिग्मा आया। जेड इफेक्टिव आप कैलकुलेट करोगे तो जेड इफेक्टिव आ जाएगा आपके पास 8 माइनस 3.45, 8 में से 3.45 कंसिडर करोगे तो आपके पास बच जाएगा 4.55। किसी के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब बोले 2s इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करो, 2p के लिए तो बात है कि ये तो सेम सेल के इलेक्ट्रॉन है, ये सेम सेल हो गया, ठीक है। अब मान लो मुझे फोस्फोरस के लिए कैलकुलेट करना है, फोस्फोरस के लिए कैलकुलेट करना है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ये हो गया n, ये हो गया n-1 और ये हो गया n-2। n 5 है तो 4, कितने से रिपल 0.35 से, NsNp प्लस n-1 वाले में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, कितने से 8 इंटू 0.85 प्लस n-2, जितने भी फिर बचेंगे n-2 हो n-3 हो वो 2 इंटू 1, यहां से क्या निकल के आएगा सिग्मा। अब इसको कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करने के बाद जो सिग्मा आता है वो 15 माइनस सिग्मा, यहां क्या आ जाएगा जेड इफेक्टिव। ऐसे कैलकुलेट करते हैं NsNp इलेक्ट्रॉन के लिए। अब इसमें मुझे बताना क्या है वो देखें। सेम सेल इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू डिफरेंट सबसेल। सेम सेल इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू डिफरेंट सबसेल, जैसे सेम सेल का इलेक्ट्रॉन हो गया, टू सेल है, इसमें s और p डिफरेंट सबसेल है, तो चाहे 2s के लिए निकालो या 2p के लिए निकालो, वैल्यू सिग्मा की क्या आने वाली है सेम आने वाली है। यहां भी चाहे 3s के लिए निकालो 3p के लिए निकालो, वैल्यू सेम है, क्योंकि ये है तो एक ही सेल में प्रेजेंट ना। तो 3s 3p3 में इसमें टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन को चाहे 3s वाला ले लो चाहे 3p वाला ले लो, रिपल्सन करने वाला है। तो सेम सेल इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू डिफरेंट सबसेल हैव सेम सिग्मा। क्या रखेंगे सेम सिग्मा रखेंगे, मतलब सेम रिपल्सन वहां पे होगा। अब यहां हम एक कंक्लूजन निकालते हैं, क्योंकि बार बार कैलकुलेट नहीं करना पड़े उसके लिए कंक्लूजन निकाल लेते हैं। वो देखो क्या कंक्लूजन है, ये फॉर्मूला मैंने छोड़ दिया है यहीं पे, मेरे काम में आएगा ये, इस बाकी वाले को स्क्रीनशॉट ले ले, मिटाऊंगा। भाई S NS और NP का मतलब S और P ब्लॉक का इलेक्ट्रॉन हुआ। तो देखो 4 S एंड P ब्लॉक एलिमेंट, लेफ्ट टू राइट आप जाओगे तो सिग्मा इंक्रीज बाय 0.35, सिग्मा 0.35 से इंक्रीज होता है। तो सिग्मा इंक्रीज हुआ 0.35 से, और होगा भी यार, दिमाग लगाओ ना, वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा तो, और एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज हुआ, सिग्मा तो इंक्रीज हुआ 0.35 से, एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज हुआ, तो टोटल जेड इफेक्टिव कितने से इंक्रीज हुआ 0.65 से। जेड इफेक्टिव इंक्रीज बाय 0.65, जेड इफेक्टिव 0.65 से क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। जैसे बोरोन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ये नियोन। लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो यहां पे आप सिग्मा कैलकुलेट करोगे ना, या जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करोगे, जेड इफेक्टिव इनके लिए कैलकुलेट करोगे, लिथियम के लिए जेड इफेक्टिव आएगा 2.20, बेरिलियम के हो जाएगा 2.85, बोरोन के लिए हो जाएगा 2. बेरिलियम के हो जाएगा 2.85, इसके लिए बोरोन के लिए हो जाएगा, सॉरी
यहाँ पे लिथियम के लिए कैलकुलेट करेंगे तो लिथियम के लिए आएगा 1.30 1.65, यहाँ आ जाएगा 2 पॉइंट, कैलकुलेट करना है 2.60, फिर 3.25, इसके लिए कैलकुलेट हमें अभी ने किया है, कितना आया था 3.90 आया था क्या। ऑक्सीजन के लिए कितना आया था, ऑक्सीजन के लिए आएगा 4.55, इसके लिए आ जाएगा 5.20 और ये आ जाएगा 5.85, ये सिग्मा है। अब आप लिथियम के लिए कैलकुलेट कर सकते हो, देखो लिथियम से ये जेड इफेक्टिव है सिग्मा, सिग्मा किसी एक का अभी हमने कैलकुलेट किया था, तो जैसे नाइट्रोजन का किया था तो 3.1 आया था, इसका आया था 3.45, इसका करूंगा तो 3.80, 0.5 से तो इंक्रीज करना है यार, इसका 4.15, 0.35 से इंक्रीज करना है। ऐसे इनका भी सिग्मा आप कैलकुलेट कर सकते हो। कार्बन का भी आ जाएगा, जैसे 6 है, 6 में से 3.45 गया तो बचा कितना 2.75, 2.40, 2.5, 2.05 और यहां आ जाएगा आपके पास 1.70। ये इनका सिग्मा है, किसी का भी सिग्मा कैलकुलेट कर लो। 0.35 से इंक्रीज हुआ है और 0.65 से जेड इफेक्टिव इंक्रीज हुआ है, दोनों ही इंक्रीज होते हैं, सिग्मा भी इंक्रीज होता है पर इलेक्ट्रॉन 0.35 से। और होगा ना यार, देखो क्या हुआ, ये था 1s2 2s1, ये हो गया 2s2 2s2 2p1, ये हो गया 2s2 2, ये 2s2, ये 2s2 2p1, 2s2 2p2, 2s2 2p3, 2s2 2p4, 2s2 2p5 और 2s2 2p6। तो एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है ना, ns या np में एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और ns np इलेक्ट्रॉन वाला कितने से कंट्रीब्यूट करता है, 0.35 से, तो 0.35 से बढ़ जाएगा। और जेड इफेक्टिव 0.65 से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो लेफ्ट टू राइट जाता हूं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, मतलब न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन बढ़ता है। लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन बढ़ता है, और अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्लियर, समझ में आ गई बात। अब यहां पे ये देखना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। लिथियम का भी हमने कैलकुलेट किया है तो 1.30, बेरिलियम का भी हमने कैलकुलेट किया है, इसका आया है 1.95 आएगा ना, 1.95। अब देखो लिथियम से सोडियम जाता हूं तो इंक्रीज बाय 0.90, यहां भी इंक्रीज बाय 0.90, तो यहां हो जाएगा 2.20, इतना आएगा। यहां हो जाएगा 2.65, फिर इसका भी 2.20, इसका 2.65, इसका भी 2.20, इसका भी 2.65, इसका भी 2.20, इसको भी 2.65, सेम आएगा। फिर तो
फर्स्ट पीरियड से सेकंड पीरियड जाऊंगा तो इंक्रीज होगा 0.90 से, और उसके बाद यहां पे क्या रह गया, कांस्टेंट। अब आप देखिए लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है तो साइज क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज डेफिनेटली डिक्रीज होगी। टॉप टू बॉटम जाता हूं, ये टॉप टू बॉटम ही जा रहा हूं, टॉप टू बॉटम जेड इफेक्टिव तो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। नंबर ऑफ सेल क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं क्या भाई, इसमें कितने सेल हैं, 2 सेल, इसमें ये थर्ड पीरियड का तो 3 सेल, 4 सेल, 5 और 6 ये सेल है। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता है तो साइज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि साइज 2 इफेक्टर पे डिपेंड करती है। नंबर ऑफ सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज और जेड इफेक्टिव इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो ये तो कांस्टेंट रह गया, इसलिए इसका तो इफेक्ट आया नहीं, बट सेल तो बढ़ ही रहा है ना, इसलिए साइज क्या हो गई, इंक्रीज हुई। इधर से इधर जा रहा हूं तो नंबर ऑफ सेल क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, क्योंकि सभी किस पीरियड के हैं, सेकंड पीरियड के। सब में कितने सेल हैं, 2 सेल है, सेम पीरियड से बिलोंग करता है, कोई भी एलिमेंट सेम पीरियड से बिलोंग करता है तो वहां नंबर ऑफ सेल क्या होते हैं, सेम होते हैं। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, सोडियम का कैलकुलेट करोगे या सोडियम का कैलकुलेट करोगे तो कैसे करोगे, देखो मैं बता देता हूं, आप सिग्मा कैलकुलेट कर लेना, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1, 1s2 2s2 2p6 और 3s1 ये आएगा। तो ns ये n हो गया, ये ns n-1 हो गया और ये n-2 हो गया। तो ns इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट, तो एक इलेक्ट्रॉन है तो इसको खुद के सेल में तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इसको तो रिपल कौन करेगा, इनर वाला करेगा। तो इनर वाले के लिए 6 और 2 के लिए मतलब 8 इंटू कितने से करेंगे 0.85 प्लस अंदर वाला कितना करेगा 2 इंटू 1, इसको कैलकुलेट कर लोगे तो जो भी आंसर आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा, यहां सिग्मा आ जाएगा। ऐसे पोटेशियम के लिए कैलकुलेट कर सकते हो, पोटेशियम के लिए भी क्या आएगा वैल्यू, वही ऐसे तो आप निकालोगे तो यहां वैल्यू क्या आने वाली है, सेम आने वाली है, कैलकुलेट करके देख लेना। हाँ लिथियम से सोडियम जाऊंगा तो 0.90 से क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये एस और पी ब्लॉक की बात कर चुका हूं, एक फॉर्मूला बता चुका हूं कैसे कैलकुलेट करना है। NS&P इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट 0.35, N-1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट 0.85 और उससे फिर इनर वाला। अच्छा आउटर सेल लेफ्ट साइड में जो सेल है ना आपका मेरा राइट हैंड हो गया। अब जैसे इसके आगे आप बोले कि 2s2 के लिए 2s2 के लिए सिग्मा कैलकुलेट करो, तो 2s2 को इस इलेक्ट्रॉन को ये 2p वाला को रिपल करेगा, 1s वाला करेगा, 3s वाला रिपल इसको नहीं करेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, फॉर डी इलेक्ट्रॉन सिग्मा फॉर डी इलेक्ट्रॉन एंड डी या एनएफ इलेक्ट्रॉन, डी इलेक्ट्रॉन और एफ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, मिटाऊं। नेक्स्ट है सिग्मा फॉर डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें भी ए डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन contribute 0.35, डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन कितना कंट्रीब्यूट करेगा 0.35, बी अदर ऑल लेफ्ट हैंड साइड, अदर ऑल लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट 1। ये लो इतना ही है, तो 4 ही स्टेटमेंट हुए ना, 1 2 3 4।
तो डी, अब डी और एफ इलेक्ट्रॉन के लिए अगर सिग्मा कैलकुलेट करवाए तो डी और एफ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट 0.35 से, और बाकी जितने लेफ्ट हैंड साइड बच गए ना वो सब के सब कंट्रीब्यूट कितने से करेंगे, 1 से कंट्रीब्यूट करेंगे। एक एग्जांपल लेके हम बात स्टार्ट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट जेड इफेक्टिव फॉर जिंक। जिंक के लिए कैलकुलेट करना है। अब देखो इधर जिंक के लिए, जिंक का कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो तो आना ही चाहिए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s2, ये कॉन्फ़िगरेशन है। अब यहां मेरे पास दो वे आ गए, 4 3d इलेक्ट्रॉन, मान लो 3d इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करा रहा है, और 4s इलेक्ट्रॉन, 3d इलेक्ट्रॉन के लिए और 4s इलेक्ट्रॉन के लिए। तो 4s इलेक्ट्रॉन के लिए तो ये फॉर्मूला लगेगा NsNp इलेक्ट्रॉन वाला, 4s के लिए तो वो फॉर्मूला लगेगा। तो यहां पे पहले देखो ये n हो गया, ये n-1 हो गया, ये n-2 हो गया, और ये n-3 हो गया। तो 4s इलेक्ट्रॉन के लिए वो वाला फॉर्मूला लगेगा। 4s में s में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो कंट्रीब्यूट 1s वाला 1 0.35, इनर वाला n-1 वाला 18 हो गया क्या, 18 इंटू 0.85 प्लस बाकी जो बच गए वो कितने से करते हैं, 1 से कंट्रीब्यूट करते हैं, कंट्रीब्यूट बाय 1, ये मैंने यहां 1 लिखा हुआ था। तो इधर कितने बच गए, 10 इंटू 1। तो ये सिग्मा आया किसके लिए, 4s इलेक्ट्रॉन के लिए। जिंक में 4s इलेक्ट्रॉन के लिए तो ये फॉर्मूला लगेगा, और यहां सिग्मा कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा 25.65। अब 4 3d इलेक्ट्रॉन, तो 3d इलेक्ट्रॉन में तो ये तो कंट्रीब्यूट करेगा नहीं। अब हमें इसकी बात करनी है, 3d इलेक्ट्रॉन के लिए 4s आउट लेफ्ट हैंड साइड वाला तो कंट्रीब्यूट करेगा, राइट हैंड साइड वाला तो कंट्रीब्यूट करेगा ना। 3d इलेक्ट्रॉन को कौन रिपल करेगा, इसके खुद के सेल के और इसके इनर सेल के। तो खुद के सेल के तो ये करेंगे ही। अब मैंने बोला अगर इलेक्ट्रॉन डी में या एफ में प्रेजेंट है तो कंट्रीब्यूट करता है 0.35। अब डी में टोटल इलेक्ट्रॉन है 10 में से 9 इसको कंट्रीब्यूट करने वाले 9 0.35। फिर बोला अदर ऑल लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रॉन। अब जितने लेफ्ट, इसको छोड़ के लेफ्ट हैंड साइड वाले बच गए, ये बच गए सारे, तो 6 2 8 14 16 और 2 17, 6 2 8 14 16 18, एक मिनट, हाँ 18, तो प्लस 18 इंटू 1। ये यहां सिग्मा आप कैलकुलेट करोगे तो यहां सिग्मा की वैल्यू आएगी 8.85। अब ये बताओ ज्यादा रिपल्सन कौन सा इलेक्ट्रॉन फील कर रहा है, एस वाला या डी वाला। एस वाला, एस के लिए निकाला तो वैल्यू आई 25.65, डी के लिए कैलकुलेट किया तो हमने आया 8.85। ज्यादा स्क्रीनिंग कांस्टेंट या ज्यादा सिग्मा किसका लग रहा है, एस का ज्यादा लग रहा है। एस इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा रिपल्सन फील हो रहा है कंपेरेटिव टू डी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इनका वो जेड इफेक्टिव निकाल लेते हैं। पहले देखो जेड इफेक्टिव, तो 13 माइनस 8.85, यहां भी जेड इफेक्टिव 13 माइनस 25.65। कैलकुलेट कर लो, यहां पे जो आंसर आएगा वो आएगा 21.15, ये जेड इफेक्टिव हो गया, और यहां पे आएगा वो आएगा 4.35। अब ज्यादा अट्रैक्शन किस इलेक्ट्रॉन पे है, डी इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा अट्रैक्शन है या एस इलेक्ट्रॉन पे है। भाई जिंक है, जिंक, और ये लिखा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s2। अब मुझे Zn+2 में जाना है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। डी वाला इजी में जाएगा या एस वाला इजी में जाएगा, ज्यादा। भाई ज्यादा चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका है, किसको ज्यादा न्यूक्लियस ने होल्ड कर रखा है,
एस वाले को कम कर रखा है, डी वाले को ज्यादा होल्ड कर रखा है। इस पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, इस पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा है, डी वाले पे, एस वाले पे कम है। तो ईजीओ में इलेक्ट्रॉन आएगा कौन सा? एस वाला, इसलिए एस इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो 4s वाला इलेक्ट्रॉन जाता है। समझ में आ गई बात? अब सिग्मा, सिग्मा का ऑर्डर क्या होगा? डी पे ज्यादा लगता है या एस पे ज्यादा लगता है? एस पे ज्यादा लग रहा है, तो देख ऑर्डर फॉर सिग्मा या ऑर्डर स्क्रीनिंग कांस्टेंट ऑर्डर फॉर डिफरेंट सबसेल, सबसे ज्यादा एस का, फिर पी का, फिर डी का, फिर एफ का। एस का स्ट्रॉन्गेस्ट होता है सिग्मा, फिर पी का, फिर डी का, फिर एफ का। एस का होता है स्ट्रॉन्गेस्ट, पी का होता है स्ट्रॉन्ग, और डी का होता है वीक, और एफ का होता है नेग्लेजिबल। तभी तो लेंथ राइट कॉन्ट्रैक्शन पढ़ लेते हो तुम। ये बात हुई। और जनरली इन डी ब्लॉक लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव इंक्रीज बाय 0.15 और टॉप टू बॉटम जेड इफेक्टिव इंक्रीज। जनरली डी ब्लॉक में लेफ्ट टू राइट भी जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, और लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम दोनों ही तरफ जेड इफेक्टिव क्या होता है? इंक्रीज होता है। अब बात करते हैं कि डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो इधर जेड इफेक्टिव बहुत काम की चीज है। काम की चीज कैसे है वो देखना। हमें पता है हाउ टू डिसाइड ऑर्डर ऑफ जेड इफेक्टिव। तो लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव क्या होता है? इंक्रीज होता है। टॉप टू बॉटम जेड इफेक्टिव क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ये तो है जनरली कंसेप्ट, ये जनरली कंसेप्ट हो गया। अब देखो जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। जेड इफेक्टिव चार्ज मतलब चार्ज भी कौन सा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बड़ा, मान लो एक ए है और एक ए प्लस है, तो इधर से इधर गया तो इलेक्ट्रॉन क्या हुए? एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुए? डिक्रीज हुए, तो सिग्मा डिक्रीज हो गया, जेड इफेक्टिव क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। यही हुआ ना, क्योंकि जेड इफेक्टिव जेड माइनस सिग्मा, अगर ये डिक्रीज हुआ तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, क्योंकि इसका जेड तो सेम ही है ना, एटॉमिक नंबर तो सेम ही है, एक का है वही एटॉमिक नंबर ए प्लस का है, एटॉमिक नंबर में तो कोई चेंज आया नहीं। और अगर मैं ए से ए माइनस जाता हूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए तुमने? इंक्रीज कर दिए। सिग्मा क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। जेड इफेक्टिव क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो मैंने बोला पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, नेगेटिव चार्ज बढ़ता है तो जेड इफेक्टिव कम होता है। मतलब ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है? मैं जहां भी पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और नेगेटिव चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू या ये फॉर्मूला लिखूं, ये फॉर्मूला है एप्लीकेबल फॉर
आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, किसके लिए एप्लीकेबल है ये? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज किसको बोलते हैं भैया? आता होगा ना, 12th पढ़ के आए हो। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज किसको बोलते हैं? स्पीसीज विच हैव सेम नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन, वह स्पीसीज जिनमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हो? सेम होते हो। एप्लीकेबल फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज एंड सेम एलिमेंट आयन, और एक ही एलिमेंट के आयन हो। देखो जैसे मैंने लिया Na प्लस Mg प्लस 2 Al प्लस 3 नियोन N माइनस 3 C माइनस 4 O माइनस 2 F माइनस, क्या सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? क्या सब? डेफिनेटली सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। वो भी कितने? 10 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, सबके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। इनके लिए निकालना है जेड इफेक्टिव ऑर्डर। तो सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज, फिर मतलब इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव चार्ज, फिर न्यूट्रल, और सबसे कम कौन? नेगेटिव चार्ज। पहले पॉजिटिव चार्ज, उसके बाद न्यूट्रल, और फिर नेगेटिव। इधर से इधर क्या हो रही है? डिक्रीज हो रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा कहाँ? Al प्लस 3 का सबसे ज्यादा, फिर Mg प्लस 2 का, फिर Na प्लस का, और उसके बाद नेगेटिव न्यूट्रल है आपके पास नियोन। नेगेटिव चार्ज बढ़ने पर जेड इफेक्टिव कम होता है, नेगेटिव चार्ज बढ़ने पर जेड इफेक्टिव कम होता है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है। तो नेगेटिव चार्ज सबसे कम कहाँ है? F माइनस, O माइनस 2, N माइनस 3 और C माइनस 4। ये ऑर्डर हो जाएगा जेड इफेक्टिव का। तो ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए। और सेम, अब सेम जैसे O पॉजिटिव, O नेगेटिव और O, और बोला जेड इफेक्टिव, तो ये सेम एलिमेंट आयन हो गए। तो इसमें सबसे ज्यादा O पॉजिटिव की, फिर O की, फिर नेगेटिव की। ऐसे और निकालूं मैं, I प्लस, I माइनस, तो सबसे ज्यादा I प्लस की, फिर I की, फिर I माइनस की। ये लो भैया, जेड इफेक्टिव कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में बात की है। अब कल के लेक्चर में हम देखेंगे एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर हम कैसे डिसाइड करते हैं। ओके, थैंक यू।